चलिए एक बार फिर से आपका इस एसटीसी परिवार में स्वागत है। जैसे कि हमारा टॉपिक चल रहा था ब्राह्मण काल, जिसे हमने कहा था मौर्योत्तर काल। मौर्य काल के बाद जो भी काल का आरंभ होता है उसे मौर्योत्तर काल, जो कि ब्राह्मण साम्राज्य के अंतर्गत माना जाता है। इस ब्राह्मण साम्राज्य में हम 3 वंशों की चर्चा कर रहे थे, शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश। जहां पर सामान्य तौर पर हमने इनकी शासकों को लेकर, इनकी राजधानियों को लेकर, अंतिम शासक, प्रारंभिक शासक को लेकर चर्चा की थी। आज कुछ बातें हम सातवाहन वंश की करेंगे और सातवाहन वंश से सीधा हम इंटर कर जाएंगे फिर कहां पर, आपका गुप्त वंश। ठीक है, गुप्त वंश के साथ हम गुप्तोत्तर काल देखेंगे। गुप्तोत्तर काल के बाद आपका राजपूत काल स्टार्ट हो जाएगा, जहां पर मध्य प्रदेश के कई चुटपुट वंश होते हैं, उन वंशों की हम चर्चा करेंगे। ठीक है, सातवाहन वंश, इसे एक और नाम कहा जाता है आंध्रभृत्य वंश। दो नाम देखने को मिलता है क्योंकि इसका क्षेत्र विस्तार कहां पर था। क्षेत्र विस्तार की बात करें, आपका कर्नाटक, आंध्रा और साथ में आपका महाराष्ट्र। इस महाराष्ट्र में वो विदर्भ वाला एरिया जो मध्य प्रदेश में शामिल था, विदर्भ, इसलिए इसे मध्य प्रदेश के अंतर्गत भी देखा जाता है। ठीक है, और सातवाहन वंश से मेंस का भी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है इसके सामाजिक व्यवस्था को लेकर, क्योंकि यहाँ के जो शासक होते हैं, अभी हम शासक के नाम देखेंगे, एक एक शासक करके कौन कौन से प्रमुख शासक है और उनकी क्या प्रमुख विशेषता रही है। तो यहाँ पर अनेक शासक हैं, जैसे कि सर्वप्रथम हमने देखा था गौतमीपुत्र सातकर्णी या सातकर्णी प्रथम। यहाँ पे पहला शासक कौन आता आपका, सातकर्णी प्रथम। बाकी इसके जो दो अन्य जो लास्ट वाले शासक जो थे, गौतमीपुत्र सातकर्णी और यज्ञश्री सातकर्णी। ये इन सातकर्णी का मतलब यह है कि इनके नाम के पहले इनकी माताओं के नाम को रखा जाता था। क्या इस आधार पर हम कह सकते हैं कि यह सातवाहन वंश का जो सामाजिक व्यवस्था थी यह मात्र सत्तात्मक थी? नहीं, सिर्फ शासकों के नाम मात्र सत्तात्मक थे, लेकिन जो वंशावली होती है वो वंशावली पितृ सत्तात्मक ही थी, क्योंकि कोई भी राजा होगा वो पुरुष प्रधान ही होता है। पुरुष अपने पुत्र को ही अपना अगला उत्तराधिकारी घोषित करता है। इसका मतलब शासन प्रणाली तो यहाँ पे कैसे थी, पितृ सत्तात्मक, लेकिन राजाओं के नाम मात्र सत्तात्मक थे, अपने नाम के पहले माताओं के नाम को रखा जाता था। जैसे कि आप देखते हैं सबसे पहले जो अंतिम से पहला शासक, मतलब निचले से दूसरे क्रम में आप शासक देखेंगे, गौतमीपुत्र सातकर्णी का नाम आता है और उसी के बाद आता है यज्ञश्री सातकर्णी। तो यह गौतमीपुत्र क्या है, गौतमी का पुत्र, यज्ञश्री सातकर्णी तो यज्ञश्री सातकर्णी का पुत्र, वशिष्ठ पुत्र पुलवामी, ये वशिष्ठ का पुत्र हो जाएगा पुलवामी। तो ऐसे इन शासकों के नाम के पहले माताओं के नाम को रखा जाता था। इसका मतलब जो ये सातवाहन वंश है, सातवाहन वंश के अगर सामाजिक व्यवस्था में स्ट्रक्चर देखेंगे तो राजा के जो नाम होंगे, राजा के नाम कैसे रहेंगे आपके, मात्र सत्तात्मक। लेकिन यहाँ पे शासन कैसा होगा, शासन प्रणाली, शासन में जो होंगे वो पितृ सत्तात्मक। फॉर एग्जाम्पल में आप शासकों के नाम लिखकर कैसे बता सकते हैं कि यहाँ पर ऐसा होता है, इस वजह से यहाँ पे शासकों के नाम ये मिलते हैं विभिन्न प्रकार के। ठीक है, अब देखेंगे हम सातवाहन वंश में, सातवाहन वंश में विभिन्न शासक आए। सबसे पहले बात करेंगे हम सातकर्णी प्रथम की। अब सातकर्णी प्रथम यही पहला शासक हुआ करता था, लेकिन स्थापना इसने नहीं की थी। स्थापना किसने की थी, कल ही हमने चर्चा की थी, एक शासक था सिमुक। इन सिमुक ने किसकी मृत्यु की थी, किसकी हत्या करके सातवाहन वंश की स्थापना की थी? एक शासक देखा था हमने, पीडी वीएस। वीएस का मतलब वसुमित्र और डी का मतलब क्या हो जाएगा, देवभूति। तो देवभूति की हत्या किसने की, सिमुक ने। तो सिमुक ने देवभूति की हत्या करके सातवाहन वंश की स्थापना की। इसीलिए इस सातवाहन वंश को आंध्रभृत्य या आंध्र क्षेत्र में फैले होने के कारण इसको आंध्रभृत्य भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये पुराणों में ऐसा नाम मिलता है, ये जो आंध्रभृत्य है ये पुराणों में कहा गया है ऐसा, पुराणों में। लेकिन अभिलेखों में क्या नाम मिलता है, सातवाहन वंश। अभिलेख में सातवाहन वंश मिलेगा, जबकि पुराणों में इसका नाम मिलेगा आंध्रभृत्य वंश। ठीक है, अब यहाँ पर सातकर्णी प्रथम का मध्य प्रदेश से कोई भी ताल्लुक नहीं है।
ठीक है, आपको ये ध्यान रखना होगा कि इसका संबंध यहाँ से हमारा कोई भी नहीं है, इसलिए हम सिर्फ शासकों की चर्चा करेंगे। इसके बाद एक और शासक आएगा, उसके बारे में जरूर आपको फ्री के हिसाब से ध्यान रखना पड़ेगा। हाल नाम का एक शासक आता है, राजा हाल। ठीक है, ये राजा हाल की आपको सिर्फ एक पुस्तक की रचना की थी इन्होंने, या एक बुक्स लिखी थी इन्होंने, गाथा सप्तशती। गाथा सप्तशती, बस ये पुस्तक याद रखिएगा इनकी, कि हाल के द्वारा रचित गाथा सप्तशती नामक एक मुक्तव काव्य की रचना की। इसकी भाषा कैसी थी, इस पुस्तक की भाषा ये प्राकृत भाषा में लिखी गई है। तो ये आपको सेक्टर 3 के हिसाब से याद रखना है, इंडियन हिस्ट्री में आपको बताया जाता होगा। ठीक है, बस एक ही बात यहाँ पे याद रखना है, यह भी काफी महान शासक रहा है। इसके बाद नाम आता है आपका गौतमी पुत्र सातकर्णी। तीसरा शासक कौन होता है, गौतमी, क्रम याद रखिएगा इनका, गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी, काफी लेट हो जाती ज्वाइन करने। चलिए, गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में क्या जानना है आपको, यह भी इसका महान शासक रहा है। लेकिन इसके बारे में पता कैसे चलता है कि यह तीसरे क्रम का शासक रहा है, तो इसकी माता जो गौतमी है, गौतमी की एक अभिलेख था गौतमी बलश्री का, गौतमी बलश्री पूरा नाम है। ठीक है, इसका नासिक अभिलेख, नासिक अभिलेख, नासिक अभिलेख से पता चलता है गौतमी पुत्र सातकर्णी तीसरे शासक के रूप में सातवाहन वंश का एक प्रतापी शासक रहा है। ये किस अभिलेख से पता चल रहा है, नासिक अभिलेख से। ध्यान रखिए, गौतमी पुत्र सातकर्णी कही है या गौतमी बलश्री कही है, एक ही नाम है, गौतमी पुत्र सातकर्णी या गौतमी बलश्री। तो गौतमी बलश्री गौतमी का पुत्र था सातकर्णी, तो इसकी चर्चा कहाँ पे की गई है, नासिक अभिलेख में, महाराष्ट्र से प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब इसके बारे में एक सबसे बड़ा फैक्ट ये होगा कि जो गौतमी पुत्र सातकर्णी ये इतना महान शासक था, इसका हमारा जो दक्षिण भारत वाला एरिया है, पूर्व पश्चिम और दक्षिण हिंद महासागर में, आपका बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर, तीनों ही क्षेत्रों में इसके शासन का विस्तार था। तो इस वजह से इनके जो भी घोड़े थे, तो ऐसी संज्ञा दी जाती थी कि इनके घोड़े 3 समुद्र का पानी पीते हैं। ठीक है, तो ऐसा कभी पूछा जाए कि ऐसा किस शासक के बारे में कहा गया कि जिनके घोड़े 3 समुद्र के पानी पिया करते थे, तो ध्यान रखिएगा, इसमें गौतमी पुत्र सातकर्णी के शासन साम्राज्य विस्तार के बारे में यह बात कोट की जाती है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी के घोड़े जो होते हैं 3 समुद्र का पानी पीते हैं। तो ये कोट लिख लेना आप, कोडिंग में अपने नोट्स में इसी के नीचे लिखिएगा कि गौतमी पुत्र सातकर्णी के अभिलेखों के अनुसार उनके घोड़े 3 समुद्र के पानी पिया करते थे। ये मतलब पीते नहीं थे, बस इसका मतलब यह है कि इनका साम्राज्य का जो विस्तार था वो समुद्र तटीय, तीनों समुद्र तटीय क्षेत्र से जुड़ा हुआ था। पहले आपने नोट डाउन, 3 समुद्र के पानी पीते थे। ठीक है, अब एक बात और आपने हिस्ट्री में सुना होगा, यहाँ पे तो चर्चा कम करेंगे हम, जैसे कि विदेशी शासक भी यहाँ पर आए, जैसे कि आप देखेंगे नाम कुषाण वंश, शक वंश, एक होता है कुषाण, शक, पार्थियन, ये शासक, ये इनके नाम वंशिक क्रम के नाम सुने होंगे आपने। तो उसमें शक शासक थे एक आपके नहपान। शक शासक कौन थे, नहपान, यहाँ पे लिखूंगा मैं। नहपान, इस नहपान को पराजित किया था, किसने किया था, गौतमीपुत्र सातकर्णी। ठीक है, गौतमीपुत्र सातकर्णी ने नहपान को पराजित किया था, बस ये ध्यान रखना है। पूछा जा सकता है कि शक शासक नहपान को पराजित करने वाले शासक कौन थे, तो आपका था हुआ सातवाहन वंश का तीसरा शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसी के बाद अगला शासक जो आता है उसका नाम है वशिष्ठ पुत्र पुलवामी। क्या नाम है चौथे शासक के रूप में, वशिष्ठ पुत्र पुलवामी। देख रहे हैं आप, सभी के नाम के आगे क्या लग रहा है, उनकी माता वशिष्ठी है, ये वशिष्ठी पुत्र पुलवामी। तो माता का नाम पुलवामी की माता का नाम वशिष्ठी, तो वशिष्ठी का पुत्र पुलवामी, तो यह शासक हुआ। इन शासक के बारे में कहा जाता है कि आंध्र प्रदेश पर विजय प्राप्त की थी इन्होंने। कहां पर, आंध्र प्रदेश।
आंध्र प्रदेश में विजय प्राप्त की। आंध्र क्षेत्र को भी किसमें मिलाया? सातवाहन वंश में। जब सातवाहन वंश में मिलाया गया, इसीलिए इसे प्रथम आंध्र सम्राट कहा जाता है। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? प्रथम आंध्र सम्राट। क्यों कहा जाता है? क्योंकि आंध्र प्रदेश में पहले विजय किसने प्राप्त की थी? वशिष्ठ पुत्र पुलवामी। तो इनके बारे में एक फैक्ट याद रखिएगा। और इसीलिए ये दक्षिण क्षेत्र में जा रहे थे, तो इनको दक्षिण पथेश्वर भी कहा जाता है। दक्षिण के रास्ते पर जाने के कारण इनको क्या कहा जाता है? दक्षिण पथेश्वर, दक्षिणी पथेश्वर। तो ये इनको उपाधि दी गई थी दक्षिण पथेश्वर। यहाँ पर आंध्र प्रदेश में विजय प्राप्त की, इसलिए इन्हें प्रथम आंध्र सम्राट भी कहा जाता है। ठीक है, अब अंतिम शासक की बात करेंगे हम, यज्ञ श्री सातकर्णी। यज्ञ श्री सातकर्णी, तो यज्ञ श्री सातकर्णी का पुत्र हो जाएगा सातकर्णी, या फिर इसी को सातकर्णी द्वितीय भी कहा जाता है। ठीक है, तो यज्ञ श्री सातकर्णी के बारे में कहा जाता है कि सातवाहन वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, कल भी देखा था हमने, अंतिम शासक था। इन्होंने जो शकों के द्वारा कुछ क्षेत्र सातवाहन वंश के जीत लिए गए थे, उन पर पुनः अधिकार प्राप्त किया। बस आपको सुनना है, बातें ज्यादा ज्यादा याद नहीं रखना। जो याद रखने की बात होगी फिल्म्स को ओरिएंटेड, मैं आपको बोर्ड पे लिख दूंगा। ठीक है, अब सातकर्णी के बारे में एक बात जरूर कही जाती है, क्योंकि पूछा जा सकता है कि सातवाहन वंश का वह कौन सा शासक था जिसके सिक्कों पर जहाजों के चित्र अंकित मिले। ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, तो वो देखिएगा। यज्ञ श्री सातकर्णी, यही वो शासक है जिनके सिक्कों पर जहाजों के चिन्ह अंकित हुए मिले। जहाजों की चित्र इसमें सिक्कों पर इनके प्राप्त होते हैं। ठीक है, अगर सिक्कों पर प्राप्त हो रहे जहाजों के चित्र, इससे क्या स्पष्ट हो सकता है? इससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि यह शासक जो था, यह जल यात्रा का प्रेमी था। जल यात्रा का प्रेमी कह सकते हैं अगर इनके सिक्कों पर जहाज के चित्र मिल रहे हैं तो। या फिर हम ये भी तो कह सकते हैं कि यह जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार ये जलमार्ग से करता होगा। तो दो चीज का अनुमान लगाया जा सकता है इनके पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत क्या हो गए? सिक्कों पर अंकित जहाजों के चित्र। तो जहाजों के चित्र से यह पता चलता है कि यह यज्ञ श्री सातकर्णी या तो व्यापार में इंटरेस्ट रखता था, या फिर हम कह सकते हैं कि जल यात्रा पर विश्वास रखता था, या जल यात्रा का प्रेमी था। तो इसी आधार पर कहा जाता है कि जल यात्रा, या फिर एंड कर सकते हैं, तथा व्यापार, व्यापार का प्रेमी। जल यात्रा एवं व्यापार का प्रेमी। तो किस आधार पर कहा जल यात्रा व्यापार का प्रेमी? क्योंकि इनके सिक्कों पर जहाज के चिन्ह अंकित थे। जहाज के चिन्ह अंकित किसके सिक्कों पर थे? यज्ञ श्री सातकर्णी के। और ध्यान रखिएगा, इनके सिक्के हमारे मध्य प्रदेश में भी प्राप्त हुए हैं, इसलिए यज्ञ श्री सातकर्णी के बारे में आपको ध्यान रखना है। क्लियर हुआ? और इसके सिक्के अगर आप सोचते कि मध्य प्रदेश में कहां से प्राप्त हुए, तो दो नाम लिख लीजिएगा आप। मेनली आपको तो बैसनगर से मिला है। यज्ञ श्री सातकर्णी के सिक्के कहां से मिल रहे हैं आपके? बैसनगर। बताइए आप लोग, बैसनगर कहां पर है? बैसनगर किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? विदिशा। विदिशा। और एक और बताइएगा, एक तेवर आता है, तेवर, ये किसके अंतर्गत आता है? त्रिपुरी। त्रिपुरी, वेरी गुड। त्रिपुरी को ही तेवर कहा जाता है, ये जबलपुर के अंतर्गत है। कोई बात नहीं, सही बोला आपने, इसी को त्रिपुरी कहा जाता है। त्रिपुरी आपका जबलपुर में, और बैसनगर आपका विदिशा। तो ध्यान रखिएगा, यज्ञ श्री सातकर्णी के सिक्के जो मध्य प्रदेश में भी प्राप्त होते हैं, वो मध्य प्रदेश कौन कौन सी जगह? तेवर और बैसनगर। अगर दोनों ही विकल्प में है तो आपको बैसनगर लगाना। वैसे ऐसा नहीं होगा, दोनों में से एक ही विकल्प होगा, लेकिन फिर भी अगर होता है तो आपको बैसनगर का चयन पहले करना है, देन आफ्टर तेवर का। दोनों ही जगह से इनके सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ये किसके बारे में ध्यान रखना है? इतनी बात है आपको, सातवाहन वंश के बारे में। ठीक है, और कनु वंश का तो कोई रोल मध्य प्रदेश में रहा नहीं। शक वंश, शुंग वंश और आपका सातवाहन वंश, ब्राह्मण साम्राज्य के अंदर तीन वंश, दो वंश दिखाई देते मध्य प्रदेश के संदर्भ में। ठीक है, अब हम सीधा चलेंगे मध्य प्रदेश में गुप्त काल को लेकर।
मध्य प्रदेश में गुप्त काल। अच्छा, क्वेश्चन अगर ऐसा आता है कि मौर्योत्तर काल की सामाजिक विशेषता का वर्णन कीजिए। देखिए ध्यान रखिएगा, मौर्योत्तर काल कहा जा रहा है, इसका मतलब ये है कि आपसे शुंग वंश, कर्ण वंश और सातवाहन वंश की सामाजिक विशेषता का वर्णन पूछा जा रहा है, जो कि हमने ब्राह्मण साम्राज्य में पढ़ा है। ठीक है, तो वैसे विस्तार से तो अपना टॉपिक के माध्यम से नहीं पढ़ा है। ठीक है, लेकिन आप वर्ल्ड हिस्ट्री अगर पढ़ रहे हैं तो आपका भी काम है। ठीक है, ये आपका वर्क होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको मौर्य काल की सामाजिक आर्थिक सारी व्यवस्था के बारे में पता है। अब आपको मौर्योत्तर काल, मौर्योत्तर काल, इसकी कौन कौन सी चीजें करना है? सामाजिक व्यवस्था कैसी है? सामाजिक व्यवस्था। दूसरा धार्मिक व्यवस्था, और तीसरा प्रशासनिक व्यवस्था, और आखिरी हो जाएगा, आप 4 पॉइंट जरूर करना होता है, सामाजिक, धार्मिक, प्रशासनिक और आर्थिक व्यवस्था। ये कैसे भी करके आपका तीनों का अलग अलग आंसर लिखिए, या तो 5 मार्कर लिखिए, सभी को साथ में मिलाकर 11 मार्कर भी आप लिख सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सामाजिक, धार्मिक, प्रशासनिक, आर्थिक, इस सभी का आप लिखकर बताइएगा। अगर आप एक साथ लिख देते तो ठीक है, नहीं तो हम अगली क्लास में इसी को लेकर आ जाएंगे। ठीक है, साथ में हम गुप्तोत्तर काल की भी व्यवस्था देख लेंगे, तो दोनों के एक साथ में देखेंगे। लेकिन पहले काम आप क्या करेंगे, मौर्योत्तर काल की विभिन्न व्यवस्था के बारे में पढ़कर आएंगे, या तो अपने की पॉइंट बना लीजिएगा इनके बारे में, सामाजिक व्यवस्था की स्थिति, धार्मिक व्यवस्था, प्रशासनिक और आर्थिक व्यवस्था। ठीक है, मैं मान के चलूंगा आप ये टॉपिक कर लेंगे। अब गुप्तोत्तर काल में, गुप्तोत्तर काल नहीं, गुप्त काल। अब गुप्त काल में सबसे पहले यहाँ पे प्रमुख शासक के बारे में चर्चा करेंगे, तो डाल देते हैं। गुप्त काल में सबसे पहले इनके शासकों के बारे में देखेंगे कि गुप्त काल में कौन कौन से शासक रहे, आखिर इनमें मूल संस्थापक किसे माना जाता है, ये भी चर्चा करेंगे, वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, और साथ में हम देखेंगे कि गुप्त काल में प्रमुख नगर मध्य प्रदेश में कौन कौन से दिखाई देते हैं, और फिर हम यहाँ पे अभिलोकों की चर्चा करेंगे। अभिलोकों की चर्चा के बाद ही यहाँ पर गुप्त काल में हमें कौन कौन से मंदिर दिखाई देते हैं, और मध्य प्रदेश में गुप्त काल के कई सारे मंदिर है। ठीक है, इनकी हम चर्चा करेंगे, फ्री के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण टॉपिक जान पड़ता है। देखिएगा, प्रमुख शासक, प्रमुख शासक के बाद गुप्त काल के बारे में हम देखेंगे कि यहाँ के प्रमुख नगर, गुप्त काल के प्रमुख नगर कौन कौन से रहे, फिर देखेंगे यहाँ पे अभिलेख, और फिर इससे के बाद हम देखेंगे कि गुप्त काल के प्रमुख मंदिर। ठीक है, और आखिरी हम टॉपिक देखेंगे, कल की क्लास में आएगा उसका नंबर, वो कौन सा रहेगा आपका, गुप्त काल की विभिन्न व्यवस्था। जो कि हम कल पढ़ेंगे इसको, कि गुप्त काल की विभिन्न व्यवस्था, सामाजिक, आर्थिक, अगर समय रहेगा तो आज ही पढ़ लेंगे इसको। ठीक है, लेकिन आप सबसे पहले प्रमुख प्रशासन, प्रमुख शासकों के बारे में चर्चा करते हैं। प्रमुख शासकों में आप देखेंगे सबसे पहले श्री गुप्त का नाम आता है। किसका नाम आता है पहले शासक के रूप में? श्री गुप्त। चलिए, श्री गुप्त, तो पहले शासक के रूप में बात होती है श्री गुप्त की, और श्री गुप्त के बाद दूसरे शासक आते हैं आपके घटोत्कच। घटोत्कच कैसे लिखते हैं? घटोत्कच, घटोत्कच, ये ठीक है। और श्रीगुप्त, घटोत्कच, इसी के बाद आता है आपका चंद्रगुप्त प्रथम। ध्यान रखना, हमने मौर्य साम्राज्य में भी देखा है चंद्रगुप्त मौर्य, ये चंद्रगुप्त प्रथम है। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद चौथे शासक के रूप में आपको मिलेंगे समुद्रगुप्त। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त। अब समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त का नंबर आता है, रामगुप्त, इसके बारे में चर्चा करेंगे। गुप्त एक कहानी है, स्टोरी आप लोग जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी हम चर्चा करेंगे। और छठे शासक के रूप में चंद्रगुप्त सेकंड, या इसी को कहा जाता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ठीक है, यही होता है आपका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, पूरा नाम ऐसे भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, इसी के बाद सातवां शासक आएगा कुमारगुप्त, कुमारगुप्त। ठीक है,
चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बाद कुमारगुप्त और कुमारगुप्त के बाद आएगा आपका स्कंदगुप्त। ठीक है, स्कंदगुप्त। और अंतिम शासक आपको दिखेगा एक बार यहाँ पर भानुगुप्त। और भानुगुप्त के बारे में हम एक स्टोरी देख चुके हैं। अब आप लोग बताइए, आप लोग क्या टेस्ट ले लेते हैं। भानुगुप्त के बारे में मैंने एक स्टोरी बताई थी आपको, किसको पता है बताइए जरा थोड़ा, कि भानुगुप्त के बारे में क्या एक प्रमुख एक विशेष बात क्या है इतिहास के दृष्टिकोण से। सती प्रथा का प्रमाण मिला। हाँ, सती प्रथा। इनका कौन अमात्य था? गोपालक। ठीक है, जिनकी पत्नी सती हो गई थी। तो ये भानुगुप्त सती प्रथा, जो ऐरण के अभिलेख से जो सती प्रथा के साक्ष्य मिलते हैं वो भानुगुप्त का अभिलेख है। भानुगुप्त का ऐरण अभिलेख, वही सब इस पर सती प्रथा के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, तो ये प्रमुख शासक रहे भानुगुप्त तक, आपको ध्यान रखना है। अन्य शासक हम देख लेंगे कि अंतिम शासक किसे माना जाता है, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, अब एक एक करके हम चर्चा करते हैं श्रीगुप्त को लेकर। अब अगर आपसे सिंपल सा पूछा जाए कि गुप्त वंश की स्थापना किसने की, तो आपका सीधा सा क्या रहेगा? आपका श्रीगुप्त। ठीक है, श्रीगुप्त के बारे में यही बताया जाता है कि श्रीगुप्त गुप्त काल या गुप्त वंश का संस्थापक रहा है। ठीक है, फिर घटोत्कच कौन है? घटोत्कच के बारे में क्यों बताया जाता है कभी कभार कि ये प्रथम संस्थापक है? गुप्त श्रीगुप्त न होकर घटोत्कच, क्योंकि आप जब एक अभिलेख, यहाँ पे अभिलेख लिखा हुआ है, हम एक अभिलेख की चर्चा करेंगे जिसका नाम है कौन सा? सूपिया अभिलेख। सूपिया अभिलेख। इसी सूपिया अभिलेख, जो कि बताइए आप सूपिया अभिलेख के बारे में, कि इसमें यह कहा गया था कि गुप्तों की वंशावली की शुरुआत घटोत्कच से मानी जाती है। क्या कहा गया इस अभिलेख में? कि गुप्तों की वंशावली का प्रारंभ घटोत्कच से प्रारंभ होता है, इसलिए ये घटोत्कच गुप्त वंश का प्रथम संस्थापक है। ठीक है, उसके बाद जो चंद्रगुप्त प्रथम है, साम्राज्य विस्तार यही अधिक करता है। चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में यही कहा जाता है कि प्रतापी शासक रहा है और सबसे ज्यादा साम्राज्य का विस्तार ये करता है, स्टार्टिंग ये करता है, मतलब कहने का मतलब ये है। तो इसी कारण इसे वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, और यही आपका गुप्त संवत भी चलाता है। आपका 319 ईस्वी में आपका यही कौन सा संवत चलाते हैं? गुप्त संवत। सर हाँ जी, सर श्रीगुप्त और घटोत्कच सर दोनों स्वतंत्र शासक नहीं थे ना? किसको स्वतंत्र शासक मानेंगे आप? सर चंद्रगुप्त प्रथम जो है वो सर वास्तविक संस्थापक है ना इसका? जैसे कि आपका गुप्त वंश, अगर श्रीगुप्त की बात करें तो ये श्रीगुप्त ने महाराज की उपाधि धारण नहीं की थी, इसका मतलब ये किसी का सामंत था, इसलिए इसे स्वतंत्र शासक नहीं माना जाता श्रीगुप्त को। ठीक है, ये किसी दूसरे का सामंत था, इसीलिए तो अन्य शासक के बारे में बात की जाती है, सभी ने महाराजा की उपाधि धारण की थी, लेकिन श्रीगुप्त ने नहीं की थी। जब श्रीगुप्त ने उपाधि धारण नहीं की, कह सकते हैं कि महाराजा सामंत की उपाधि, महाराज सामंतों की उपाधि होती थी, जिससे यह पता चलता है कि वह किसी शासन के अधीन था। ठीक है, इसका मतलब यह स्वतंत्र नहीं था, स्वतंत्र नहीं था ये शासक। और पहला स्वतंत्र शासक कैसे माना जा रहा है? घटोत्कच। और यह भी कहा जा रहा है कि गुप्तों की वंशावली सूफिया अभिलेख से घटोत्कच से प्रारंभ हुई है। क्लियर हुआ हर्ष? यस सर। ठीक है, और फिर वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये सबसे प्रतापी शासक बनकर सामने आया है। जब प्रतापी शासक बनकर सामने आया, जिन्होंने साम्राज्य का विस्तार अधिक किया है, इस वजह से गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम। और इन्हीं चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में, ध्यान रखना ईस्वी पूर्व नहीं है, अब ईस्वी चलना शुरू हो गया है गुप्त वंश से, तो 319 ईस्वी में इन्होंने गुप्त संवत चलाया था। ठीक है, ये भी ध्यान रखना आपको। गुप्त संवत की शुरुआत कब हुई है? आपका 319। और इसके बारे में जानकारी कहां मिलती है आपको? जो ये गुप्त संवत की जानकारी मिलती है मथुरा अभिलेख से। मथुरा अभिलेख, मथुरा अभिलेख से चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा 319 ईस्वी में गुप्त संवत चलाने की बात की जाती है, या उसमें ऐसा उल्लेख मिलता है। क्लियर हुआ? अब चंद्रगुप्त के द्वारा, ये चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा महाराजा धीराज की उपाधि धारण की जाएगी, और इनकी पत्नी है लिच्छवी कुल की। ठीक है, लक्ष्मी कुल की पत्नी इनकी कुमार देवी। तो इनकी कुमार देवी का पता कैसे चलता? क्योंकि इनके सिक्के जो होते थे, एक तरफ कुमार देवी अंकित था और दूसरी तरफ स्वयं का नाम, तो ये इनके सिक्के से पता चलता है कि इनकी पत्नी कौन थी? कुमार देवी। तो क्या बात लिखेंगे आप कि जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य प्रकार, क्योंकि इनके अनेक प्रकार के हम सिक्के देखेंगे। चंद्रगुप्त की ये एमपी की हिस्ट्री में तो नहीं, लेकिन इंडिया की हिस्ट्री में इनके विभिन्न प्रकार के सिक्के थे। कई कई प्रकार की मुद्राएं थी, जैसे कि गरुड़ मुद्रा,
धनुर्धारी मुद्रा, परशु मुद्रा, अश्वमेघ मुद्रा, व्याघ्र हनन मुद्रा। व्याघ्र हनन मतलब हिरण का वध करने वाला, मतलब आगे तक का काम करते थे, ये सब इनकी मुद्रा में देखने को मिलता है। और एक वीणा वादन प्रकार की मुद्रा। इस प्रकार इनके लगभग 7 से 8 प्रकार के मुद्रा का प्रचलन था। और एक मुद्रा का प्रकार क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम के साथ में कुमार देवी प्रकार के सिक्के भी मिलते हैं, जिसे विवाह प्रकार का सिक्का कहा जाता है। ठीक है, विवाह प्रकार का सिक्का या मुद्रा। इसमें विवाह प्रकार का क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें दोनों के नाम, चंद्रगुप्त और एक चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी इनकी पत्नी। और कुमार देवी कहाँ किस कुल की थी, ये लक्ष्मी कुल की। कुमार देवी लक्ष्मी कुल की एक कन्या है और ये राजकुमारी है, जिन्होंने चंद्रगुप्त से निकाह किया और निकाह करने के उपरांत चंद्रगुप्त ने एक सिक्का चलाया, विवाह प्रकार का सिक्का, जिसमें दोनों के नाम अंकित थे। ठीक है, और यही चंद्रगुप्त प्रथम पहला शासक है जिसने गुप्त काल के अंतर्गत, गुप्त में जो भी शासक हुए, इसी ने चांदी के सिक्के चलाए थे। चांदी के सिक्के पहले भी चले, आपके सातवां वंश में चल चुके थे चांदी के सिक्के। ठीक है, लेकिन गुप्त की बात की जाए कि गुप्त का वह कौन सा शासक है जिसने चांदी के सिक्के चलाए। ठीक है, और सातवां वंश में एक सातवां वंश के बारे में कहा जाता है, शीशे के सिक्के वहां पे प्रचलित थे। ठीक है, हम देख लेंगे कल की क्लास में जो उसकी धार्मिक और आर्थिक व्यवस्था रहेगी, वहां पे सिक्कों की बात जरूर की जाती है, तो हम कल की क्लास में जरूर देखेंगे। क्योंकि मैंने आज इसको ये वाला टॉपिक उठा दिया, फिर कल हम व्यवस्था के बारे में देखेंगे, एक मौर्योत्तर काल की व्यवस्था, एक गुप्त काल की व्यवस्था, दोनों को साथ में देख लेंगे और कोरिलेट कर लेंगे दोनों, इसलिए मैंने उसको स्किप किया है। ठीक है, बाकी आप लोग भी पढ़ के आइएगा, तब जाकर हम पढ़ा देंगे और अच्छे से। अब 10 मिनट के बाद वीडियो कभी ऑफ हो जाए तो आप लोगों को फिर से रिज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब आगे हम देखेंगे समुद्रगुप्त के बारे में सीधा। चंद्रगुप्त के बारे में इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक शक संवत भी प्रारंभ हुआ था, वो पता है आप लोगों को? शक संवत जो कि आप पढ़ते हैं, कुषाण वंश, कुषाण, शक, बैक्ट्रियन, पार्थियन, कुषाण, ये विभिन्न प्रकार के जो विदेशी शासक आए हैं। विदेशी शासकों क्रम के आधार पर ये देखा जाए, जो इंडो ग्रीक जिसे आप यवन कहते हैं, इंडो ग्रीक के बाद आए थे आपके शक शासक, शक के बाद आपका पार्थियन आएंगे और पार्थियन के बाद कुषाण शासक आएंगे। तो इन शासकों में आपने देखा होगा कि इन्हीं शासक के द्वारा अगर बात की जाए, सॉरी, इन्होंने जो शासक रहे इंडो ग्रीक, सबसे पहले यवन, जिसको आप इंडो ग्रीक कह रहे हैं। ठीक है, यवन इंडो ग्रीक का मतलब एक ही है। उसके बाद आपका शक आएगा, शक के बाद पार्थियन आएगा, पार्थियन के बाद कुषाण। तो जिन्होंने शक पर विजय प्राप्त की थी, ठीक है, शक पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में 78 ईस्वी में शक संवत मनाया जाता है। तो ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को, हम देखेंगे इसके बारे में आगे चलकर। अब यहाँ पे सीधा हम चलेंगे, चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में चर्चा की, अब समुद्रगुप्त के बारे में चर्चा करते हैं। समुद्रगुप्त के बारे में क्या विशेष बातें की जानी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो समुद्रगुप्त के बारे में, यह कुमार देवी और चंद्रगुप्त का पुत्र था। किसका पुत्र था? इन दोनों का, ये जो दोनों नाम लिखे हुए, इनका पुत्र ही कौन होगा आपका? समुद्रगुप्त। ठीक है, इनके बारे में सबसे पहला, ये तो भारत का क्या है, भारत का नेपोलियन, एक भी युद्ध नहीं हारा था। नेपोलियन आपने इंडियन हिस्ट्री में पढ़ा होगा, भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ठीक है, साथ में इसने एक अपना लक्ष्य रखा था, धरणी बंद। धरणी बंद, ये लक्ष्य, इसका मतलब क्या होता है, ये पूरी विश्व विजेता बनना चाह रहा था, पूरी धरती को बांधना चाह रहा था। ठीक है, तो पूरी धरती को बांधना या पूरी धरती पर अधिकार करना चाह रहा था समुद्रगुप्त, इसलिए इसकी एक उद्देश्य था, एक लक्ष्य था इसका, धरणी बंद। धरणी बंद मतलब धरती को बांधने वाला। ठीक है, और इनके जो, इनको कविराज की उपाधि भी दी गई, वीणावादक भी कहा गया, लक्ष्मी दोहित्र भी कहा गया। और इन्होंने ही, यही वो शासक था जो दक्षिण की ओर बढ़ा था। दक्षिण की ओर जाते हुए इन्होंने रीवा, महाकौशल और बस्तर क्षेत्र पर विजय प्राप्त की। ठीक है, इतनी बातें इसके बारे में आपको मेनली ध्यान रखना है। और इसी के बाद जब आपको सूफी अभिलेख के बारे में चर्चा कर रहे थे कि सूफी अभिलेख ने क्या कहा था कि समुद्रगुप्त के बाद कौन सा शासक आएगा? रामगुप्त। ये भी सूफी अभिलेख में कहा गया। सॉरी, शायद मैंने तुम्हें अभिलेख की चर्चा की यहाँ पर,
जहां पर घटोत्कच से वंशावली प्रारंभ होती है, ये कौन सा अभिलेख में कहा गया है? सूपिया। सूपिया। और तुमेन अभिलेख का क्या संबंध है सिर्फ? तुमेन अभिलेख के बारे में सुना है आप लोगों ने? नो सर। बताइए। क्योंकि घटोत्कच से वंशावली प्रारंभ होती है, ये तो हमने मान लिया कि हाँ घटोत्कच से जो वंशावली प्रारंभ होती है वो सूफी अभिलेख में है। तुमेन अभिलेख में क्या लिखा हुआ है? भाई तुमेन अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ बताइए जरा। तुमेन अभिलेख कल चर्चा किए थे हम लोग, सब भूल गए ना। मौर्य काल में तुमेन अभिलेख के बारे में रियो वाले क्षेत्र से कौन सा मिला था बताइए जरा। मतलब पढ़ नहीं रहे आप लोग को, कल वर्क दिया था मैं, ध्यान हो तो। देउर कुठा। तुमेन अभिलेख में पूछा जा रहा है। एक शासक को गुना। समान बताया गया है, एक शासक आपने सुना होगा, उसको सूर्य के समान उसकी तुलना की गई उस शासक की। ये तुमेन अभिलेख में ही बताया गया है ऐसा। ठीक है, थोड़ा देखिएगा आप लोग, पता कीजिएगा। गुना से सर। तुमेन गुना। हाँ जी, गुना से। क्या सुनाई नहीं दिया? गुना से। गुना से प्राप्त हुआ सर। गुना से प्राप्त हुआ है, ठीक है। लेकिन एक शासक के बारे में कहा जाता है कि सूर्य के पुत्र के समान उसको दिखाया गया है। वो कौन सा शासक है ये आपको फाइंड करना है। ये तुमेन अभिलेख में मिलता है, ऐसी बात। ठीक है, गुना से प्राप्त हुआ है अभिलेख। समुद्रगुप्त के बारे में ध्यान रखना। भारत का नेपोलियन धरणी बंध या धरती को बांधना चाह रहा था, ये भी कहा जाता है। और साथ में गरुड़ प्रकार के जो सिक्के थे पूरे आपको इसमें दिखेंगे, वैष्णव धर्म से संबंधित होते हैं ये गरुड़ प्रकार के सिक्के। तो गरुड़ प्रकार के सिक्के के बारे में बात, ये दोनों गरुड़ प्रकार के सिक्के, तो समुद्रगुप्त ने ही भी गरुड़ प्रकार के सिक्के का प्रचलन करवाया। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। अब इनके समुद्रगुप्त के विभिन्न प्रकार की मुद्रा है, उनकी मुद्रा को हम प्रकार लिखेंगे सिर्फ। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कौन कौन से प्रकार की मुद्रा है ना चल। समुद्रगुप्त की मुद्राओं के प्रकार। मुद्रा कौन कौन से प्रकार की थी? ठीक है, सबसे पहले गरुड़ प्रकार, गरुड़ प्रकार, वीणा वादक प्रकार, ठीक है, व्याघ्र हनन प्रकार या व्याघ्र प्रकार भी आप कह सकते हैं। ठीक है, ये मतलब आखेटक या फिर शिकार करने से संबंधित है। और एक परशु प्रकार, एक धनुर्धर प्रकार, ये मुद्रा के प्रकार है। गरुड़ प्रकार, वीणा वादक प्रकार, व्याघ्र खनन प्रकार और परशु प्रकार, धनुर्धर प्रकार, और एक हो जाएगा आपका अश्वमेघ प्रकार। ये परशु है, परशु नहीं। ठीक है, अश्वमेघ प्रकार। और एक कौन सी हो जाएगी? विवाह प्रकार। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो लगभग इनके 7 प्रकार की मुद्राएं दिखाई देती हैं। अब एक एक के बारे में ओरली चर्चा कर रहा हूँ। ठीक है, गरुड़ प्रकार की मुद्रा का कहने का क्या तात्पर्य, वीणा वादक का क्या है? ठीक है, तो गरुड़ प्रकार की मुद्रा समुद्रगुप्त के नागवंशी राजाओं पर विजय प्राप्त करने के साक्ष्य के आधार पर यह मुद्राएं प्रचलित करवाई थी। सीधा सा मतलब ये है कि इसमें किसने, आपका समुद्रगुप्त ने अपने आप को पराक्रमी प्रदर्शित किया, साथ में उसने ये बतलाया कि हम वैष्णव धर्म से संबंधित है। ठीक है, तो ये गरुड़ प्रकार की मुद्रा में इस बात का उल्लेख मिलता है। साथ में वीणा वादक के बारे में यह पता चलता है कि जो समुद्रगुप्त थे ये संगीत प्रेमी थे। वीणा वादक, वीणा बजाने वाला, तो संगीत प्रेमी के होने की वजह से इनके सिक्कों पर वीणा प्रकार के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। तो ये संगीत प्रेमी होने के कारण हुआ है। अगर देखा जाए व्याघ्र हनन, तो ये शिकारी आखेटक का काम करते थे, तो आखेटक का कार्य करने के कारण इनके सिक्कों पर व्याघ्र हनन प्रकार के सिक्के भी प्राप्त होते हैं। फिर बात की जाए परशु प्रकार की, परशु प्रकार के सिक्के धारण करने का कारण यह है कि यह कृतांत परशु अंकित था। कृतांत, इनके सिक्के पर कृतांत परशु
ये इनके परशु प्रकार के सिक्के पर यह शब्द अंकित था, कृतांत परशु। तो इस आधार पर कह दिया कि परशु प्रकार के सिक्के थे। और धनुर्धर प्रकार के, इससे स्पष्ट ये भी आर्किटेक्ट से संबंधित है। ठीक है, धनुष के लिए खड़ा हुआ दिखाया गया है इसमें समुद्रगुप्त को। धनुर्धर प्रकार मतलब धनुष को यहाँ पर लेते हुए बतलाया गया है समुद्रगुप्त को। अश्वमेघ, अश्वमेघ प्रकार का ये, तो अश्वमेघ तो आप ही जानते हैं कि यदि किसी घोड़े को छोड़ दिया जाता है, वो घोड़ा जहां तक जाएगा उस पूरे क्षेत्र पर उस राजा का अधिकार हो जाएगा। जो भी उस घोड़े को रोकेगा, उस घोड़े को रोकने वाला, उसको जिसने घोड़ा छोड़ा है उससे युद्ध करना पड़ेगा। युद्ध अगर जीत जाता है, कौन, जिसका घोड़ा है वो जीत जाता, तो उस क्षेत्र पर अधिकार हो जाएगा। तो अश्वमेघ यज्ञ इससे होता है, अश्वमेघ यज्ञ भी होता है। तो ये अश्वमेघ प्रकार के से अपने राज्य का विस्तार कर रहे थे, इसलिए उसके सिक्कों पर क्या मिलता है, अश्व की चिन्ह अंकित भी मिलते हैं। तो अश्वमेघ प्रकार के सिक्के भी मिले। और विवाह प्रकार की हम चर्चा कर ही चुके हैं कि कुमार देवी से विवाह किया था, तो दोनों के नाम अंकित है, तो उसे विवाह प्रकार का सिक्का कहा। ठीक है, बाकी आप जिसके समुद्रगुप्त के सैन्य अभियान है आपने देखे होंगे वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री में। ठीक है, अब इसी के बाद अगला शासक आएगा आपका कौन सा, जिसमें एक कहानी की स्टोरी जरूर बताऊंगा। वो स्टोरी ये है कि जैसे ही ये आपका समुद्रगुप्त विक्रमादित्य के बाद रामगुप्त शासक बनता है। ठीक है, रामगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य दोनों भाई थे, रामगुप्त और एक आपका चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त सेकंड लिखेंगे, जो कि विक्रमादित्य आपका। ठीक है, ये दोनों क्या था आपस में, भाई। छोटा भाई चंद्रगुप्त सेकंड था, बड़ा भाई रामगुप्त था। ये चला गया शक से युद्ध करने, शकों से युद्ध किया। तो इसकी पत्नी, रामगुप्त की कौन थी पत्नी, इन पत्नी को उठा के कौन ले गए, शक। ठीक है, देखिए कहानी सुनिएगा। रामगुप्त किससे युद्ध करने गया, शकों से। शकों से युद्ध करने के उपरांत उनकी पत्नी, जिनका नाम क्या था, ध्रुव देवी। ठीक है, क्या नाम था पत्नी का नाम, ध्रुव देवी।